गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का एक छोटा सा क्लास होगा, छोटा सा वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार हमको पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि बल्कि हम एक कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं या एक कॉम्पिटिटिव अभ्यर्थी हैं, बल्कि इसलिए भी जानना चाहिए या ऐसे सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए जो भारत में रह रहे हैं। मौलिक अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख है ना। परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और यहाँ से भी हर स्तर की जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें मौलिक अधिकार से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात करिएगा तो मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में इसका उल्लेख आपको मिलता है। जब संविधान अंगीकृत किया गया था उस समय 7 मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था, यानी भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44th अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था 44वां संशोधन। इसी संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था जिसका उल्लेख 31 अनुच्छेद, देखिए मूल संविधान में जब अंगीकृत किया गया था संविधान को तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संशोधन आपका होता है 1978 में, 1978 ईस्वी में, और इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जिसका उल्लेख था अनुच्छेद 31 में, 31 में इसका उल्लेख था, इसको जो है 44वें अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत जो है इसको एक विधायी अधिकार की श्रेणी में जो है डाल दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 का के तहत क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया गया था और इसे एक विधायी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। जिसके पश्चात हमारे संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी हो गई है, 7 हो गई, 6 हो गई है ना। तो ये तो आपका बेसिक चीजें रही। अब क्या कहा गया है इस अधिकारों के बारे में, इनको थोड़ा सा देख लिया जाए क्योंकि बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। परीक्षा से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको मिलते ही मिलते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 बता दीजिएगा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 बता दीजिएगा। किस संशोधन के तहत जो है संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया था, तो 44वां अमेंडमेंट बताइएगा, कब हुआ था, 1978 में बताइएगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये प्रश्न आपके हैं, हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। अगर वर्तमान की बात करिएगा तो वर्तमान समय में आज की डेट में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो आपकी 6 है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 में है। पहले सरसरी निगाह से ये देख लिया जाए कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अधिकार हैं और इनका उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है। बाकी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ सबसे पहले आपका आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखिए 12 से 35 में उल्लेख तो है, लेकिन 12 और 13 ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसा नहीं है कि 12 से स्टार्ट कर दिया गया है। 12 में आपकी राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में राज्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दी गई है और 13 भी आपका संबंधित है, उसमें भी कुछ चीजें आपकी दी गई हैं। लेकिन जो वास्तविक अधिकार की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, अनुच्छेद 14 से होती है। पहला जो अधिकार आपका है समानता का अधिकार, लॉ ऑफ इक्वलिटी आप कहते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर, है ना, 14 से लेकर 18 तक में जो है इसका उल्लेख है समानता का अधिकार। दूसरे नंबर पे आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 19 से लेके 22 तक में है, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। इसके बाद तीसरे नंबर पे आइए शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आता है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 23 एवं 24 में है, 2 अनुच्छेदों में। देखिए फिर से देखिए, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद में है, 14, 15, 16, 17 और 18। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है 5 अनुच्छेदों में।
सुनता का अधिकार आपका 4 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, मतलब 19, 20, 21 और 22, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 2 अनुच्छेदों में आपका आता है, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 4 नंबर का अधिकार होगा, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक 4 अनुच्छेदों में इनका विवरण है, 25, 26, 27 और 28 में। जो 5वां अधिकार आपका आता है वह शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, स्पेशली अल्पसंख्यकों से संबंधित है, और इनका उल्लेख 2 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद आपका होता है वह संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार होता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है, अनुच्छेद 32 में होगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि ये 6 प्रकार के अनुच्छेद हैं, 6 प्रकार के अधिकार हैं जिनका वर्णन आपके मौलिक भाग 3 में किया गया है। ठीक है, बारी बारी से इनको देख लेते हैं क्या है इनके बारे में। पहला जो आपका आता है समानता का अधिकार, यानी लॉ ऑफ इक्वलिटी। लॉ ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में जो है इनका विवरण है, और हर अनुच्छेद कुछ ना कुछ कहता है। समानता किसकी नजर में समानता, सबसे पहले अगर अनुच्छेद 14 की बात करिएगा, अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि भारत में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान होगा, चाहे, है ना, भारत में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं यदि वह भारतीय नागरिक हैं तो ये अधिकार दिया गया है कि कानून के नज़र में वह सभी समान है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी व्यक्ति क्या है, कानून की दृष्टि में समान होंगे। तो इसका जो पहला टैगलाइन होगा या की पॉइंट होगा, विधि या कानून के समक्ष समानता। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या है, कानून की नज़र में समान है, ये कहता है आपका अनुच्छेद 14, है ना। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पे अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि भेदभाव पूर्णता क्या होगा, निरस्त होगा। भेदभाव पूर्णता क्या होगा, पूरी तरह से जो है भेदभाव आपका गलत माना जाएगा। यह भेदभाव किस आधार पर होगा, भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि चाहे वो किसी भी जन्म स्थान के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मूल वंश के हों, किसी भी आपका जन्म स्थान पे उनको कहीं भी उनका जन्म हुआ है, उनमें क्या होगा, भेदभाव निषिद्ध माना जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और साथ ही साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है, तो ये चीज 5 आधार ध्यान रखिएगा। भेदभाव का जो 5 आधार बताया गया है, यदि आप भारत में निवास करते हैं, धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गया और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका कहता है अनुच्छेद 15। पहले में ये कहा गया है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। दूसरी चीज आपसे ये कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को गलत माना गया है। तो ये 5 आधार भी आपको याद रखने होंगे। 5 कौन कौन से आपको ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 15 आपका कहता है। तीसरी चीज आपके लिए अनुच्छेद 16 की बात करिएगा। अनुच्छेद 16 की बात करिएगा तो सरकारी सेवा योजना में, सरकारी सेवाओं में समान अवसर की बात कही गई है। यदि आप भारत में निवास करते हैं और किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म कहीं भी हुआ है या आप किसी भी मूल वंश के हैं, तो आपको सरकारी सेवाओं में निश्चित रूप से जो है समान अवसर की बात कही गई है। यदि 100 सीटें निकलती हैं तो उसमें से कुछ सीटें जो है स्पेशल वर्ग के लिए आपकी रहेंगी, मतलब हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा। तो अनुच्छेद 16 ये कहता है
कि सरकारी सेवाओं में समान अवसर, सरकारी सेवाओं में समान अवसर की बात कही गई है, इसको ध्यान रखिएगा। धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई भी पक्षपात यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। सरकारी सेवाओं में योग्यता, मतलब योग्यता को देखते हुए जो है आपको क्या दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, है ना। तो ये आपका हो गया 14 विधि के समझ समानता हो गया। 15 धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर जो भेदभाव आपका निषेध माना गया है। 16वां ये कहता है कि सरकारी सेवाओं में समान अवसर की बात करता है अनुच्छेद 16। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सबसे प्रसिद्ध आर्टिकल जो आपका है अनुच्छेद 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस कह लीजिएगा हर एग्जाम में, स्पेशली एसएससी के जो आपके 10+2 होते हैं या 10+3 एग्जाम जो आपके होते हैं सीजीएल लेवल के होते हैं, उसमें कई बार पूछा गया है, या किसी भी वनडे एग्जाम में ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन, है ना, अस्पृश्यता कह लीजिए या छुआछूत दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। जब आपके संविधान का निर्माण हुआ था 1949 में इसको अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर को, तो तत्कालीन दशाओं को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया था। और उस समय कंडीशन ये थी कि जो अपर लेवल के लोग थे, यानी जो सवर्ण लोग थे, वह निम्न जातियों को छूने से कतराते थे या उनको सार्वजनिक कुओं से जल लेने प्रतिबंध था, उनका मंदिरों में प्रवेश क्या है पूरी तरह से निषेध था। तो उस कंडीशन को देखते हुए जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक निर्णय लिया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, जिसमें यह कहा गया कि अस्पृश्यता जो है वो क्या होगी, एक दंडनीय अपराध होगी या छुआछूत एक दंडनीय अपराध होगा। यह अनुच्छेद यही इंडिकेट करता है कि इसका उन्मूलन किया जाए। कि आज भी आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पर शिक्षा का अभाव है या शिक्षा का प्रसार कम हुआ है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो ये कहा गया है कि 17 में ये कहा जाता है कि पूरी तरह से छुआछूत क्या होगा, एक दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आगे बढ़ाया गया है मामला। अच्छा, 18 की बात करिएगा तो अनुच्छेद 18 में आपकी कंडीशन जो आपके आती है उपाधियों का अंत, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि समानता की बात हो रही है, भारतीय नागरिक में इक्वलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अंग्रेज की नीतियाँ क्या रही है कि दो भाइयों के बीच में या दो पड़ोसियों के बीच में, दो भारतीय राजाओं के बीच में उन्होंने क्या किया, फूट डलवाई और परिणाम स्वरूप राज किया, ठीक है। तो उनके उपाधियां देना उनकी एक महत्वपूर्ण आदत थी। किसी भी व्यक्ति को यदि आप थोड़ा सा लेवल उनका ऊंचा कर दीजिए तो आप जो आसपास के लोग हैं उनको वह तुच्छ समझने लगता है, कमजोर समझने लगता है ना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। राजाओं में ये कंडीशन होती थी, अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया कि दो भारतीय राजाओं को या दो भारतीय व्यक्तियों को लड़ाने के लिए उपाधियां देना शुरू किया गया था, सम्मान देना शुरू किया गया था, जिससे कि भारतीय जनता के बीच में जो एक गैप है वो बना रहे। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी को आप किसी उपाधि सम्मानित करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर एक ईर्ष्या की भावना आएगी, एक जलन की भावना आएगी, देखिए मैं क्या हूँ और की अपेक्षा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तभी अंग्रेजों ने मुझे चुना है। अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, उनकी बहादुर साहब की उपाधि दी गई, मतलब कई तरह की उपाधियां दी जाती थी अंग्रेजों द्वारा। तो इस प्रचलन को किया गया है खत्म 18वें अनुच्छेद के द्वारा, जिसमें कि ये कहा गया है कि उपाधियां चूंकि क्या करती हैं, समाज में एक गैपिंग करती हैं, एक अंतराल पैदा करती हैं, एकता में बाधा बनती हैं, इसीलिए उपाधियों देना या सम्मान देना इनको क्या कर दिया जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 18, है ना। तो इतनी चीजें हैं पहले अनुच्छेद के अंतर्गत, जो कि एग्जाम में पहले समानता के अधिकार के अंतर्गत, जो कि 14 से लेकर 18 तक आपका दिया गया है। जैसे जैसे क्लासेस आपके आगे बढ़ती जाएंगी सभी मौलिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।